बादलों में 2 लिपस्टिक और एक साड़ी का घर। मीनाक्षी के पति के गुजरे हुए 1 महीने हो गए थे और उसे गुजारा करने के लिए कहीं काम नहीं मिल रहा था। उसकी 2 बेटियां थीं, निधि और प्राची। निधि 17 साल की थी और प्राची 12 साल की। दोनों बहनें स्कूल जाती थीं, लेकिन पिता के गुजरने के बाद बड़ी बहन निधि स्कूल छोड़ देती है और घर के कामों में लग जाती है। एक दिन मीनाक्षी कुएं से पानी लेकर घर आ रही होती है। तभी उसे उसके गांव की एक औरत रोकती है और बोलती है, मीनाक्षी देख, मैं जानती हूँ तेरे ऊपर कुछ समय पहले ही दुखों का पहाड़ टूटा था, लेकिन ये जीवन है, इसे गुजारना ही होता है। तुझे कहीं काम मिला कि नहीं? नहीं दीदी, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, भला मुझे काम कौन देगा? मैंने अभी थोड़े समय पहले ही एक बुटीक खोला है, मुझे घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। अगर तू चाहे तो मेरे बुटीक में काम कर सकती है। मीनाक्षी काम के लिए हाँ कर देती है। उस दिन से रोज सुबह मीनाक्षी गीता के बुटीक में जाकर काम करने लगती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन रात को मीनाक्षी बुटीक बंद करके अपने घर चली जाती है, लेकिन उसी दिन रात को बुटीक में चोरी हो जाती है। अगली सुबह जैसे ही गीता को पता चलता है कि उसके बुटीक में चोरी हो गई है, वो गुस्से से लाल हो जाती है। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी आती है। तेरी वजह से कल रात को मेरे बुटीक में चोरी हो गई। मेरी वजह से? मेरी वजह से कैसे? मैं तो अच्छे से ताला लगा कर गई थी। तू बहुत लापरवाह है। तेरी लापरवाही की वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ है। मैं तुझे जेल पहुंचा कर रहूंगी। नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं अच्छे से दुकान में ताला लगा कर गई थी। मुझे जेल मत भेजो दीदी, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे जाने के बाद उनका ध्यान कौन रखेगा? तभी गीता की सास उसे बोलती है, गीता रहने दे, पुलिस मत बुला, अब इसकी 2 बेटियां हैं और वैसे भी हर रोज तो यही ताला लगा कर जाती थी। अब कल चोरी हो गई, इसमें इसकी क्या गलती है? हर रोज इतने दुकानों में चोरी होती है, अब सब तो ऐसी गलती नहीं करते होंगे ना? माँ जी, आप कह रही हो तो मैं पुलिस नहीं बुलाती हूँ, लेकिन आज से ये मेरे दुकान नहीं आएगी। नहीं दीदी, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? ये सब मैं नहीं जानती, अब दोबारा मैं अपना नुकसान नहीं झेल पाऊंगी। इस तरह गीता मीनाक्षी को काम से निकाल देती है। मीनाक्षी सदमे में चली जाती है और चुपचाप अपने घर के तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एक गाड़ी आती है। मीनाक्षी का गाड़ी के हॉर्न पर ध्यान नहीं जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मीनाक्षी की उसी वक्त मौत हो जाती है। जैसे ही ये खबर उसकी दोनों बेटियों के पास जाती है, वो दोनों बहुत रोती हैं। हमारी माँ इस तरह हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? अभी कुछ महीने पहले हमारे पिताजी हमें छोड़कर गए और अब माँ। इस तरह बोल बोल कर दोनों बहनें बहुत रोती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती हैं। 2 दिन बाद निधि अपने मन में सोचती है, अब हम दोनों बहनें अनाथ हो गए हैं। अब इस घर की जिम्मेदारी और प्राची की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मुझे सिलाई करनी आती है, इसलिए मैं सिलाई का काम शुरू कर देती हूँ, लेकिन मेरे पास सिलाई करवाने आएगा कौन? निधि ये सोचकर उदास हो जाती है। अगले दिन प्राची निधि से कहती है, दीदी, ये माँ की एक पुरानी साड़ी है, आप पुरानी साड़ी से मेरे लिए एक फ्रॉक बना दो। निधि माँ की पुरानी साड़ी से प्राची के लिए एक फ्रॉक बना देती है। प्राची फ्रॉक पहनकर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती है। प्राची, तेरी ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, मेरी बहन ने बनाई है। निधि को सिलाई करनी भी आती है क्या? और क्या, बहुत अच्छी सिलाई करती है मेरी दीदी। फिर तो हम सब निधि से ही सिलाई करवाएंगे और अपनी माँ को भी कहेंगे कि निधि से ही अपने सारे सूट सिलवाएं। इस तरह उस दिन से गांव के कुछ लोग निधि से अपने कपड़े सिलवाने लगते हैं। सभी को निधि की सिलाई बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे ये बात सब में फैल जाती है कि निधि नाम की एक लड़की बहुत अच्छी सिलाई करती है। उसी गांव में रेखा नाम की एक औरत थी जो सिलाई का काम करती थी।
निधि से पहले सब उससे ही सिलाई का काम करवाते थे। एक दिन रेखा अपने दुकान के अंदर बैठी होती है, तभी देखती है कि कुछ औरतें अपने हाथ में बहुत सारे कपड़े लेकर कहीं जा रही हैं। अरे बहनों, यहाँ आओ। सारी औरतें रेखा के पास जाती हैं। इतने सारे कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? निधि के घर। मेरी भतीजी की शादी होने वाली है, इसलिए हमारी घर की सारी औरतें निधि से अपने कपड़े सिलवाएंगी। और तो और मेरी भतीजी का लहंगा भी निधि ही तैयार करेगी। लेकिन आप सबके सारे कपड़े तो मैं सिलती थी ना, और मैं लहंगा भी बहुत अच्छा सिलती हूँ। नहीं रेखा, तेरे से भी अच्छे अच्छे डिजाइन निधि को पता है। हम तो उसी से अपने कपड़े सिलवाएंगे। उसके बाद वो सारी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद सारी औरतें निधि के घर पहुँचती हैं। निधि, हम सब अपना ब्लाउज सिलवाने आए हैं और मैं अपनी भतीजी की शादी का लहंगा भी तेरे से ही सिलवाने आई हूँ। ठीक है, आपको कब तक चाहिए ये सारे कपड़े? ज्यादा वक्त नहीं है, 1 हफ्ते में सारे कपड़े तैयार कर दियो। मैं तुझे इसके ज्यादा पैसे दूंगी और सारे पैसे मैं तुझे पहले ही दे देती हूँ। रूपा सिलाई के सारे पैसे निधि को दे देती है। वहीं दूसरी तरफ रेखा को निधि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस निधि की वजह से तो मेरा काम ठप हो जाएगा। मुझे किसी तरह ये सब रोकना होगा। उसी दिन शाम को रेखा निधि के घर जाती है और बोलती है, निधि, तुझे क्या लगता है घर के अंदर बैठी रहेगी और सब तेरे पास आएंगे? ऐसे घर में बैठे बैठे तेरा काम नहीं चलने वाला है। सालों से मैं गांव वालों के कपड़े सिलती आ रही हूँ। तेरे पास कोई नहीं आएगा। तेरा काम यहाँ बिल्कुल नहीं चलने वाला। मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, ये काम छोड़ दे और कोई नौकरानी का काम करना शुरू कर दे। अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपनी दुकान में झाड़ू पोछा करने का काम दे सकती हूँ। काम ना चलने का डर तो मुझे आपकी बातों से झलक रहा है। मेरे भले के लिए सोचने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपने दुकान और अपने लोगों पर ध्यान दें। आपको मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा काम करोगी तो सब आपके पास ही आएंगे। निधि की बातें सुनकर रेखा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी दुकान वापस चली जाती है। अपने दुकान आकर रेखा सोचती है, ये निधि खुद को समझती क्या है? चाहे कुछ भी हो, मैं इसे यहाँ टिकने नहीं दूंगी। 1 हफ्ते बीत जाते हैं और निधि रूपा के परिवार वालों के कपड़े और उसकी भतीजी का लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। उसी दिन निधि और प्राची जब बाजार से कुछ सामान लेने चली जाती हैं, तब पीछे से रेखा उसके घर जाती है और सारे ऑर्डर दिए हुए कपड़े कैंची से काट देती है। अगले दिन रूपा अपने ऑर्डर दिए हुए कपड़े लेने आती है। निधि देखती है कि उसके सारे कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं। ये देखकर निधि बहुत डर जाती है और अपने मन में सोचती है, ये कैसे हुआ? मैंने तो बहुत अच्छे से सारे कपड़े यहाँ रखे थे। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? वो आंटी तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। अरे निधि, कितना टाइम लगा रही है? मुझे और भी बहुत काम है। इतना बोलकर रूपा खुद निधि के सामने चली जाती है और अपने कपड़ों का हाल देख लेती है। ये देखकर रूपा आग बबूला हो जाती है। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा! ये क्या किया तूने मेरे इतने महंगे कपड़ों के साथ? मेरी भतीजी का लहंगा भी खराब कर दिया। अब 2 दिन में उसके लिए नया लहंगा कहाँ से लाऊंगी? तेरी माँ भी ऐसे ही लापरवाह थी और तू भी। मैंने तुझे जितने भी एडवांस दिए हैं वो सब मुझे अभी वापस कर। आंटी, मुझे नहीं पता ये सब अचानक कैसे हो गया। कल तक तो सब कुछ ठीक था। आप मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगी। मैं तुझे 2 दिन का टाइम देती हूँ। मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। आज के बाद कभी भी तेरे से सिलाई नहीं करवाऊंगी और गांव वालों को बोल दूंगी कि तू कपड़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। इतना बोलकर रूपा वहां से चली जाती है। निधि रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रेखा को ये बात पता चलती है, वो खुशी से झूम उठती है। चली थी मेरे से पंगा लेने, अब इसे अपनी असली औकात पता चल गई होगी। अब मैं देखती हूँ ये एडवांस में दिए हुए पैसे कैसे वापस करती है। इस तरह रेखा बहुत खुश हो रही थी। निधि उदास होकर अपने मन में सोचती है, थोड़ी देर बाद प्राची स्कूल से आ जाएगी। उसे ये सारी बातें पता चलेंगी तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। वैसे भी उसके एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए मैं उसे ये नहीं बताऊंगी। प्राची स्कूल से आए उससे पहले ही यहाँ से चली जाती हूँ।
निधि रोते हुए नदी किनारे चली जाती है। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं ठीक तरह से अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही हूँ। निधि रो रही होती है। तभी उसकी नजर एक अनोखी सीढ़ी पर जाती है जो बादलों के तरफ जा रही थी। ये कैसी सीढ़ी है? चढ़कर देखती हूँ। निधि सीढ़ी पर चढ़ जाती है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद निधि बादलों में पहुंच जाती है और उसे वहां 2 लिपस्टिक का घर और एक साड़ी का घर नजर आता है। निधि, मेरे घर में आओ। यहाँ तुम्हें इतनी धन दौलत मिलेगी कि कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। वैसे भी तुम्हें अभी पैसों की सख्त जरूरत है ना? निधि, तुम इसकी बातों में मत आना। तुम मेरे घर में यहाँ की मालकिन बनकर रहना। यहाँ तुम्हें एक रानी की तरह सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। निधि, यहाँ से एक मोरनी जा रही थी, लेकिन तभी उसके पैरों में धागा फंस जाता है और उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। मैंने उसे अपने घर के अंदर रख लिया है, लेकिन मैं उसका उपचार नहीं कर पा रही हूँ। वो ज्यादा दिनों तक 4 दीवारों में नहीं रह सकती। क्या तुम मोरनी के चोट का उपचार कर सकती हो? मैं मोरनी के चोट का उपचार करना चाहती हूँ। इंसानियत से बढ़कर कोई धन दौलत नहीं होती। इतना बोलकर निधि दूसरी लिपस्टिक के घर के अंदर जाती है। वहां पहुंचकर उसे बक्से में सोने के सिक्के और हीरे मिलते हैं। निधि, हम तीनों तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हम ये पता लगा रहे थे कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम खुद इतनी परेशानी में थी, लेकिन फिर भी तुमने एक घायल पक्षी की मदद करना चाहा। तुम ये खजाने का बक्सा अपने साथ लेकर चली जाओ। निधि बक्सा लेकर बाहर आ जाती है। उसके बाहर आते ही तीनों घर वहां से गायब हो जाते हैं। निधि खजाने का बक्सा लेकर अपने घर वापस आती है और प्राची को सारी बातें बताती है। उसी दिन निधि सोने के सिक्के बेचती है और रूपा के सारे पैसे वापस कर देती है। उसके बाद निधि अपना एक बहुत बड़ा घर बनवाती है। ये सब देखकर रेखा अपने मन में सोचती है, मैंने तो उसे बुरी तरह बर्बाद कर दिया था, फिर अचानक इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं आज रात को इसके घर जाकर देखूंगी। रेखा उसी दिन रात को निधि के घर जाती है। उसकी नजर खजाने के बक्से पर जाती है और वो उसे चोरी करने लगती है, लेकिन तभी निधि की आंख खुल जाती है और वो रेखा को चोरी करते हुए देख लेती है। निधि उसी वक्त पुलिस को बुलाती है। पुलिस वाले रेखा को लेकर अपने साथ चले जाते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। इस तरह रेखा को उसके किए की सजा मिल जाती है। धीरे धीरे गांव वालों को पता चल जाता है कि निधि के सिले हुए कपड़े रेखा ने ही काटे थे। निधि अपना एक सिलाई का बुटीक खोल लेती है और फिर गांव वाले पहले की तरह उससे अपने कपड़े सिलवाने लगते हैं। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और निधि प्राची हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।